नमस्कार। नमस्कार। आज हम परमाणु के बिल्कुल मतलब एकदम दिल में उतर रहे हैं। हाँ, अंदर तक। एक ऐसे कण की पड़ताल करने वाले हैं जिसके बिना पदार्थ वो वैसा होता ही नहीं जैसा हम उसे जानते हैं, प्रोटॉन। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इसकी खोज की बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है और इसके जो गुण हैं उनके बारे में भी काफी कुछ। हाँ, और ये कहानी मतलब विज्ञान की उस रोमांचक यात्रा का हिस्सा है जहां हम चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि उनकी एकदम अंदरूनी बनावट को समझने निकले थे। उस समय के लिए ये सोचना भी बड़ा मुश्किल था कि जिसे हम ठोस और अविभाज्य समझते हैं उसके अंदर भी एक पूरी दुनिया हो सकती है। बिल्कुल। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है, इन सोर्सेस के जरिए समझना कि प्रोटॉन की पहचान आखिर हुई कैसे हुई। हाँ, और ये कण हमारी समझ के लिए इतना जरूरी क्यों बन गया। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं उस दौर में जब वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल उठने लगे थे कि परमाणु शायद उतना सरल है नहीं जितना डाल्टन कह गए थे। हाँ, इसकी शुरुआत के जो निशान है वो हमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड के काम में मिलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में परमाणु की संरचना को लेकर कई मॉडल थे वैसे तो, जैसे वो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। हाँ, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें यह माना जाता था कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, वैसे बिखरे हुए। और यहीं पर शायद 1911 के आसपास रदरफोर्ड का वो मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण पन्नी प्रयोग सामने आता है। बिल्कुल। जरा सोचिए उस सेटअप के बारे में। सोने की एक बहुत ही पतली, अविश्वसनीय रूप से पतली पन्नी। हाँ, इतनी पतली कि लगभग आर पार दिखे। और उस पर तेज गति वाले अल्फा कणों की बौछार। ये अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज हीलियम नाभिक होते हैं ना? हाँ, धनावेशित हीलियम नाभिक। तो उम्मीद क्या थी? प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से तो यही लगता था कि यह भारी तेज अल्फा कण उस पतली पन्नी से बस सीधे निकल जाएंगे। हाँ, शायद थोड़ा बहुत इधर उधर हो, जैसे कोई तेज गोली किसी कागज से निकल जाए। एग्जैक्टली। और ज्यादातर कणों के साथ हुआ भी यही, वो सीधे निकल गए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बिल्कुल। रदरफोर्ड और उनके साथियों ने देखा कि कुछ अल्फा कण, हालांकि बहुत कम थे, शायद 8000 में से कोई एक, वो अपने रास्ते से बहुत ज्यादा मुड़ गए, कुछ तो 90 डिग्री से भी ज्यादा पर। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, कुछ कण तो ऐसे थे जो पन्नी से टकराए और लगभग सीधे वापस आ गए 180 डिग्री पर। वापस आ गए? ये कैसे हो सकता है? यही तो, ये नतीजा बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड था। रदरफोर्ड ने बाद में कहा भी था कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक 15 इंच के तोप के गोले को किसी टिश्यू पेपर पर मारें और वो लौट कर आपको ही लग जाए। हाँ, सही उपमा है। हाँ, तो अगर परमाणु में पॉजिटिव चार्ज और मास वो समान रूप से फैला होता जैसा प्लम पुडिंग मॉडल कह रहा था, तो इतना जोरदार डिफ्लेक्शन या वापस लौटना तो हो ही नहीं सकता था। तो इस चौंकाने वाले नतीजे का मतलब क्या निकाला गया है? यहां से चीजें और दिलचस्प होती हैं। रदरफोर्ड ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तभी हो सकता है जब परमाणु का लगभग सारा वजन, सारा मास और उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, हाँ? वो परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही छोटे से इलाके में जमा हो, केंद्रित हो। अच्छा, एक छोटी सी जगह पर। हाँ, तो जब अल्फा कण इस घने पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर के पास से गुजरते होंगे तब जोरदार रिपल्शन, प्रतिकर्षण बल लगता होगा और इसीलिए वो बड़े एंगल पर मुड़ जाते होंगे और जो सीधे सेंटर से टकराते होंगे वो वापस लौट आते होंगे। और इसी छोटे घने पॉजिटिव सेंटर को उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया। बिल्कुल, वही है नाभिक। वाह। तो स्वर्ण पन्नी प्रयोग ने हमें परमाणु के नाभिक से मिलवाया, एक ऐसी जगह जहां परमाणु का लगभग सारा वजन और सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। ये प्रोटॉन की कहानी का पहला अहम पड़ाव था। हाँ, पहला कदम। लेकिन अभी तक प्रोटॉन शब्द तो नहीं आया था। ये कैसे पता चला कि इस नाभिक के अंदर आखिर है क्या और उसे प्रोटॉन क्यों कहा गया? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल रदरफोर्ड के दिमाग में भी घूम रहा था। जाहिर है, नाभिक मिल गया तो अब अगला कदम था ये जानना कि ये बना किस चीज से है। तो उन्होंने प्रयोग जारी रखे। करीब 1919 के आसपास उन्होंने एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग किया। इस बार उन्होंने तेज अल्फा कणों से नाइट्रोजन गैस पर बमबारी की। अच्छा, नाइट्रोजन गैस पर। इस बार क्या हुआ? क्या फिर से कैर वापस उछले? नहीं, इस बार नतीजा और भी ज्यादा नाटकीय था। उन्होंने पाया कि जब अल्फा कण नाइट्रोजन के नाभिक से टकराए तो नाइट्रोजन का नाभिक ही बदल गया। बदल गया मतलब वो ऑक्सीजन के नाभिक में बदल गया। ट्रांसम्यूटेशन हो गया, एक तत्व दूसरे तत्व में बदल गया। क्या बात है! ये तो
ये तो कीमियागरी जैसा हो गया। हाँ, समझिए कीमियागरों का सपना सच हो गया। इसे नाभिकीय रूपांतरण या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। एक तत्व का दूसरे में बदलना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी खोज है। लेकिन इसमें प्रोटॉन कहाँ से आया? यहीं पर असली कुंजी छुपी है। इस बदलाव के साथ साथ उन्होंने देखा कि एक और कण निकल रहा है। अच्छा। और जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि ये कण हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक था, H11। हाइड्रोजन का नाभिक? हाँ, उस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन N714 प्लस अल्फा कण A2 मिलकर बनाते हैं ऑक्सीजन O817 प्लस हाइड्रोजन नाभिक H11। तो नाइट्रोजन के नाभिक से हाइड्रोजन का नाभिक निकल रहा था। पर क्या ये सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही हुआ या औरों के साथ भी? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं रदरफोर्ड की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने ये प्रयोग सिर्फ नाइट्रोजन तक ही नहीं रखा, उन्होंने दूसरे हल्के तत्वों पर भी ये किया। जैसे बोरॉन, फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, इन सब पर अल्फा कणों से बमबारी की और पाया कि इन सभी मामलों में भी वही हाइड्रोजन का नाभिक जो 11H निकल रहा था। अरे वाह, मतलब अलग अलग तत्वों के नाभिकों को कुरेदने पर एक ही चीज बार बार बाहर आ रही थी, हाइड्रोजन का नाभिक। एग्जैक्टली। ये एक पैटर्न था, एक निरंतरता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन रहा होगा। बिल्कुल। और इसी आधार पर रदरफोर्ड ने 1920 के आसपास ये एक तरह से साहसिक परिकल्पना सामने रखी कि देखो भाई, ये जो हाइड्रोजन का नाभिक है, ये जरूर सभी तत्वों के नाभिकों का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए। मूलभूत कण। हाँ, मूलभूत निर्माण खंड। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और उसका नाभिक बार बार दूसरे भारी नाभिकों से निकल रहा है, तो ये लॉजिकल लगा कि यही मूल कण है। और इसी मूल कण को फिर प्रोटॉन नाम मिला। हाँ, रदरफोर्ड ने ही इसे प्रोटॉन नाम सुझाया। ये ग्रीक शब्द प्रोटोस से आया है, जिसका मतलब होता है पहला या आदिम। अच्छा, पहला। हाँ, ये नाम इसी आइडिया को दिखाता था कि भाई ये कण सभी नाभिकों का प्राथमिक घटक है। तो इस तरह इन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन प्रयोगों ने न सिर्फ नाभिक के अंदर झांकने का रास्ता खोला, बल्कि उसके एक महत्वपूर्ण निवासी प्रोटॉन की पहचान भी पक्की कर दी। ये समझना कि एक ही कण सभी तत्वों का हिस्सा है, इसने तो तत्वों को देखने का नजरिया ही बदल दिया होगा। बिल्कुल बदल दिया। इसने पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को एक नया मतलब दे दिया। अब तत्व सिर्फ अलग अलग गुणों वाले पदार्थ नहीं रहे, बल्कि वो एक ही मूल कण यानी प्रोटॉन की अलग अलग संख्याओं के जमावड़े के रूप में देखे जाने लगे। और यहीं से एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक Z का असली महत्व सामने आया। हाँ, एटॉमिक नंबर Z। हमारे स्रोत बताते हैं कि किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक है। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या ही तय करती है कि कोई तत्व हाइड्रोजन होगा या हीलियम होगा या सोना। बिल्कुल सही। Z = 1 मतलब हाइड्रोजन, Z = 2 मतलब हीलियम, Z = 6 मतलब कार्बन, Z = 79 मतलब सोना। प्रोटॉनों की संख्या ही तत्व की केमिकल आइडेंटिटी है, उसकी रासायनिक पहचान। हाँ, ये उसका एक तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, या कह लीजिए रासायनिक आधार कार्ड है। रासायनिक आधार कार्ड, सही है। हाँ, अगर आपने नाभिक से एक प्रोटॉन निकाल दिया या जोड़ दिया तो वो तत्व ही बदल जाएगा। ये खोज अपने आप में क्रांतिकारी थी। इसने समझाया कि तत्व अलग क्यों हैं और उनके गुण एक निश्चित क्रम में पीरियोडिक टेबल में क्यों बदलते हैं। तो जगह पता चल गई नाभिक के अंदर, संख्या उससे तत्व की पहचान Z। अब बात करते हैं इसके चार्ज की, आवेश की। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया था कि नाभिक पॉजिटिव है। हाँ, धनावेशित। तो प्रोटॉन का आवेश कैसा है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश, प्लस। और मजे की बात यह है कि ये चार्ज मात्रा में, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। अच्छा, बस निशान उल्टा है। हाँ, बस प्रकृति विपरीत है। इसका जो एब्सोल्यूट मान है वो है +1.6022 x 10⁻⁻19 कूलोम। ओके। लेकिन हिसाब किताब को और समझ को आसान बनाने के लिए हम अक्सर इसे रिलेटिव यूनिट में +1 मान लेते हैं या +e लिख देते हैं। ठीक है। और नाभिक का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है +ZE, वो उसमें मौजूद Z प्रोटॉनों के कारण ही होता है। और यही पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु में बांधे रखता है।
ठीक है, समझ आ गया। और द्रव्यमान, मास, हमने सुना कि नाभिक में परमाणु का लगभग सारा मास होता है, तो प्रोटॉन कितना भारी है? प्रोटॉन का मास लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। एएमयू या आजकल यू लिखते हैं। 1 AMU। हाँ, और ज्यादा सटीक रूप से कहें तो इसका द्रव्यमान है 1.6726 x 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.00727 U। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये सुनने में तो बहुत छोटी संख्या लगती है, लेकिन परमाणु के स्केल पर इसका क्या मतलब है? परमाणु के स्केल पर ये काफी महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम इसकी तुलना इलेक्ट्रॉन से करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से लगभग 1836 गुना कम होता है। बहुत ही हल्का। ओ, 1800 गुना से भी ज्यादा कम। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास है करीब 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये इतना कम है कि जब हम परमाणु का कुल मास निकालते हैं ना, तो अक्सर इलेक्ट्रॉन के मास को नजरअंदाज कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में ही है। तो अगर सारा वजन नाभिक में है और प्रोटॉन का वजन करीब 1 AMU है, तो नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और होना चाहिए जो वजन में योगदान दे रहा हो। बिल्कुल सही पकड़ा। क्योंकि हमने देखा था कि नाइट्रोजन Z=7, ऑक्सीजन Z=8 में बदला, प्रोटॉन बढ़ा, लेकिन मास नंबर भी काफी बदला। 17N से 17O में बदला और 4 अल्फा से 1H निकला। मतलब सिर्फ प्रोटॉन का मास काफी नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। हाँ, नाभिक में प्रोटॉन अकेले नहीं होते, उनके साथ एक और साथी होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन? हाँ, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, करीब करीब उतना ही, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, नो चार्ज। बिल्कुल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं और इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन, ओके। और किसी परमाणु का जो अनुमानित परमाणु द्रव्यमान होता है, जिसे हम मास नंबर A कहते हैं, वो नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों Z और न्यूट्रॉनों N की कुल संख्या के बराबर होता है, यानी A=Z+N। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में, प्रोटॉन के पहचान के कुछ साल बाद, और इसने नाभिक की संरचना की जो तस्वीर थी उसे पूरा कर दिया। तो नाभिक सिर्फ प्रोटॉनों का झुंड नहीं है, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक कसकर बंधा हुआ समूह है। एकदम सही। और तत्व की पहचान प्रोटॉन तय करते हैं, जबकि वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर तय करते हैं। परफेक्ट। यही समझना कि नाभिक कैसे बना है और उसमें प्रोटॉन की भूमिका क्या है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब तक जो हमने समझा है उसे एक बार जल्दी से समेटते हैं। कहानी शुरू हुई रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। हाँ, स्वर्ण पन्नी प्रयोग, जिसने हमें बताया कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है, लेकिन सेंटर में एक छोटा, भारी, पॉजिटिव चार्ज वाला नाभिक है। नाभिक। फिर आए नाभिकीय रूपांतरण के प्रयोग, जिनसे पता चला कि जब तत्वों पर अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो हाइड्रोजन का नाभिक निकलता है। बार बार। और इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि हाइड्रोजन नाभिक ही सभी नाभिकों का मूलभूत कण है, और इसे प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटोस से प्रोटॉन। हाँ, और हमने इसके गुण भी समझे। ये नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ रहता है, दोनों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। इस पर +1 का रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। निरपेक्ष मान +1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास लगभग 1 AMU है। 1000727 U या 1.6726 × 10⁻⁻27 kg, जो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी Z वही तय करती है कि वो तत्व कौन सा है, वो उसकी केमिकल पहचान है। केमिकल आइडेंटिटी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? प्रोटॉन की खोज और उसके गुणों को समझने का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक और कण की खोज से बढ़कर कैसे है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो प्रोटॉन की खोज ने पदार्थ की हमारी समझ में क्रांति ला दी। एक रेवोल्यूशन था ये। कैसे? पहली बार हमें तत्वों की जो इतनी विविधता है उसका एक फंडामेंटल कारण मिला, उनके नाभिक में प्रोटॉनों की अलग अलग संख्या। इसने मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल, हाँ। उसको एक लॉजिकल आधार दिया। अब हम समझ सकते थे कि तत्व एक खास क्रम में क्यों रखे गए हैं और उनके गुण क्यों रिपीट होते हैं, पीरियोडिक क्यों हैं। मतलब प्रोटॉन की गिनती ने केमिस्ट्री को एक तरह से व्यवस्थित कर दिया
ऑर्गेनाइज कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसने केमिस्ट्री को सिर्फ ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन के विज्ञान से आगे बढ़ाया। अब वो एक प्रेडिक्टिव साइंस बनने में मदद मिली। अब हम एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों के केमिकल बिहेवियर का अनुमान लगा सकते थे। अच्छा, कैसे? देखिए, नाभिक का जो पॉजिटिव चार्ज है +Z, वही तय करता है कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रल एटम में Z इलेक्ट्रॉन। हाँ। और उन इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसा होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, और इलेक्ट्रॉनों का यही अरेंजमेंट ही तो केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शंस का आधार है। ओह, तो प्रोटॉन की संख्या वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ये तय कर रही है कि कोई तत्व कैसे रिएक्ट करेगा। एग्जैक्टली, ये बहुत गहरा कनेक्शन है। प्रोटॉन नाभिक में बैठा है, लेकिन वो बाहर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है। कमाल है। बिल्कुल। इसके अलावा प्रोटॉन की खोज ने एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के नए दरवाजे खोल दिए। नाभिक की संरचना, न्यूक्लियर फोर्स, वो बल जो प्रोटॉनों को एक दूसरे से दूर भागने के बावजूद एक साथ बांधे रखता है, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब का अध्ययन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समझ पर ही तो आधारित है। ये सिर्फ एक कण नहीं है, ये उन बुनियादी नियमों को समझने की चाबी है जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। वाकई, एक छोटे से कण की कहानी जिसका असर इतना इतना व्यापक है। अच्छा, इन स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। अगर प्रोटॉन सभी तत्वों के नाभिक में मौजूद एक ही जैसा कण है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर एक से ज्यादा प्रोटॉन वाले नाभिक जैसे हीलियम, Z2 या उससे भारी तत्व, वो एक साथ टिके कैसे रहते हैं? मतलब सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं, तो नाभिक फट क्यों नहीं जाता? बेहतरीन सवाल। ये सवाल सीधे हमें नाभिक के अंदर काम करने वाले जो बल हैं, उनकी जटिल दुनिया की ओर ले जाता है। जैसा कि हमने थोड़ी बात की थी। हाँ, न्यूट्रॉन के। हाँ, कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण बल काम करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स। अच्छा। इसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, ये बल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है ना प्रोटॉनों के बीच, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ओह। लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है। ये सिर्फ नाभिक के अंदर ही काम करता है। और यही बल प्रोटॉनों के आपसी रिपल्शन पर हावी होकर नाभिक को एक साथ बांधे रखता है। तो प्रोटॉनों को एक साथ रखने के लिए एक और खिलाड़ी मैदान में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसमें न्यूट्रॉन भी मदद करते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन इस बल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो इसे स्थिर रखने में मदद करते हैं। ये वाकई आगे की पड़ताल के लिए एक दिलचस्प दिशा है कि ये बल कैसे काम करते हैं और अलग अलग नाभिकों की स्टेबिलिटी कैसे तय होती है। बिल्कुल। निश्चित रूप से प्रोटॉन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे वैज्ञानिक जिज्ञासा, प्रयोग और तर्क हमें प्रकृति के गहरे रहस्यों तक ले जा सकते हैं। और कैसे हर जवाब अक्सर और भी गहरे सवाल पैदा करता है और हमें ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। प्रोटॉन की इस खोज यात्रा और उसके गुणों की हमारी इस पड़ताल में शामिल होने के लिए